हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोग के लिए लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो फ्रेंड्स, उसमें जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, आज उसको डिस्कशन करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। आपको बताना फ्रेंड्स, जो अमीर खुसरो थे वे किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन में आपको दिया है जहांगीर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शाहजहां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये संगीतकार थे। कौन? अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। हम फ्रेंड्स अमीर खुसरो से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। आप लोग फ्रेंड्स उसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लें फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। और इसका क्वेश्चन पूछा इसका मृत्यु कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो का मृत्यु हो गया था। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और अमीर खुसरो को ही हिंद का तोता या भारत का तोता कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। और क्वेश्चन पूछेगा कि तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स, तबला और सितार का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही संगीतकार नहीं थे, बल्कि ये दिल्ली सल्तनत के 7 शासक के शासन को देखा था। सबसे पहले बलबन से ही था फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के शासक के दरबार में बलबन से ही शुरू हुआ था। उसके बाद मोहम्मद कैकुबद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि बलबन से लेकर तुगलक तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपना सक्रिय कार्य किए लेखन कार्य में। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कि वन महोत्सव, जिसका अर्थ है पेड़ों का त्योहार, भारत में जुलाई महीने के डॉट डॉट में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो महोत्सव है वन महोत्सव, इसका अर्थ होता है पेड़ों का त्योहार। ये त्योहार भारत में जुलाई महीने में मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि भारत में जुलाई महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है ये पेड़ों का त्योहार। ऑप्शन में आपको दिया है तीसरे सप्ताह, उसके बाद पहले सप्ताह, आखिरी सप्ताह, दूसरे सप्ताह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये पहले सप्ताह, जुलाई महीना के ये पहले सप्ताह में ये पेड़ों का त्योहार मनाया जाता है, वन महोत्सव। जो कि इसको शुरू किया था, किसने किया था। तो फ्रेंड्स, वन महोत्सव को शुरू किया था के.एम. मुंशी ने। कब किए थे? तो 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी जी ने किए थे। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग उसे भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है। तो ये 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ये 1982 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और भारत में प्रथम वन कानून 1894 ईस्वी में बनाया गया था। ये सारे क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड थे हम बता दिए, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा लग रहा है तो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको बता सके। तो फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी डॉट डॉट के साथ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है, किसके बढ़ने से बढ़ती है। तो ऑप्शन आपको दिया है ऊंचाई के साथ बढ़ती है, विस्थापन के साथ बढ़ती है, दूरी के साथ, या वेग के साथ। तो हम बता दें फ्रेंड्स कि किसी वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, तो वेग के बढ़ने के साथ उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसके बढ़ने के साथ? वेग के। तो किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। और हम लोग को पता ही होगा कि कार्य जो द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होते हैं, एनर्जी होते हैं, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। इसके दो पार्ट है, कौन कौन? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फ्रेंड्स, ये दोनों का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स में। तो फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², यानी हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसका मतलब फॉर्मूला होता है mgh। आप इस दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो फ्रेंड्स किसी वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होती है किसके साथ बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा उसके वेग के साथ बढ़ती है, यानी वेलोसिटी के साथ। वेग बढ़ेगा तो उसका ऊर्जा भी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये दो तरह के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आप ये दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ये जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पूना संधि जो पूना पैक्ट है फ्रेंड्स पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे। तो पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको दिया है 1912, 1942, 1932, 1922। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1932 में। कब किए गए थे। तो 1932 में पूना संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और तारीख के साथ पूछेगा तो 26 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना संधि। और ये किसके बीच हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी एग्जाम में कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, जो हम लोग भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, ये दोनों के बीच हुए थे। कब हुए थे। तो 26 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुए थे। और ये जो महाराष्ट्र है, मुंबई, पूना के यरबदा जेल में दोनों के बीच संधि हुआ था, पूना संधि 26 सितंबर 1932 में। किसके किसके बीच। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। और इस मतलब जो संधि हुआ था इसमें जो सांप्रदायिक पंचायत थे फ्रेंड्स, कम्युनल अवार्ड, ये इसको रद्द कर दिया था। फ्रेंड्स ये सांप्रदायिक पंचायत में क्या था कि जो दलित होते हैं उसके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना। जिस तरह देखिए फ्रेंड्स 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे 1930, 1931, 1932 में, उसमें केवल महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। उसके बाद वहीं पे जब गए थे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए, तो वहां पे जब वो सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो उसको विंस्टन चर्चिल नाम का व्यक्ति था जिनको उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था फ्रेंड्स। और उसी में जो मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, उसी सम्मेलन में कहे गए थे कि जो सांप्रदायिक पंचायत है इसको लागू करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें से जो भीमराव अम्बेडकर थे इसका विरोध कर दिया था, कहता नहीं ऐसा नहीं, मतलब नहीं, उसका समर्थन किया भीमराव अम्बेडकर। उसका कहना था कि नहीं दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, तो वह उसमें राजी हो गया, मान गया उसको। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बोले थे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के लिए अलग संप्रदाय मतलब जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन उस नहीं होना चाहिए। तो दलित वर्ग के लिए अलग मांग रहे थे, तो ये महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किए। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी बाद में वहां से चले आए। तो फ्रेंड्स यही सांप्रदायिक पंचायत था। इसी में ये दोनों के बीच मतलब थोड़ा नोक-झोंक हो गया महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, जिसमें से मतलब भीमराव अम्बेडकर इसका सपोर्ट करे थे नहीं ऐसा होना चाहिए निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए, महात्मा गांधी का नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच अनबन हो गया, तो वहां से लौट गए। तो ही जब लौटे 1931 में, तो वहां दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में ही पूना के यरबदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, पूना संधि हुआ। इसमें से कहा गया कि सांप्रदायिक पंचायत को रद्द कर दिया था। किस संधि पर। पूना संधि पर 26 सितंबर 1932 को हुआ था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। और क्वेश्चन पूछता है अगस्त क्रांति, आप लोग पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग बहुत पहले से भी पढ़े होंगे, तो आप लोग को याद ही होगा। तो फ्रेंड्स आप इसे भी सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके कारण ब्रह्मांड जो है फ्रेंड्स, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। एक निकाय को दूसरे निकाय से अपनी ओर एक दूसरे से आकर्षित करता है। वो जो बल होता है, किस बल के द्वारा दोनों अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑप्शन में आपको दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल, प्रतिकर्षी बल, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ब्रह्मांड है उसके जो प्रत्येक निकाय है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किस बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो फ्रेंड्स देखिए जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है फ्रेंड्स, न्यूटन का लॉ, उसमें कहता है कि दो पिंडों के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होता है वो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल का अनुक्रमणानुपाती तथा उनके बीच के जो दूरी होता है उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स देखिए जिस तरह देखिए दोनों पिंड जिसके द्रव्यमान m1 m2 है, आप लोग पता होगा एक दूसरे के बीच की दूरी r पर स्थित है। तो न्यूटन के गति के अनुसार दोनों के बीच लगने वाले बल जो होता है बराबर क्या होता है, G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, जहां पर G एक नियतांक है और जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स ये सारे पढ़े होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, ये सारे कॉमन बात है, आप इसे याद कर लीजिएगा। बल का से मतलब न्यूटन आप लोग को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स अब बराबर क्या होता है ma, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में से पूछता है सुधर से क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स किसके कारण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में किसे जाना जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको दिया फ्रेंड्स दीपा भास्कर, उसके बाद श्री चंदना, किरण कनौजिया, शालिनी सरस्वती। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि किरण कनौजिया को भारत की ब्लेड
जो फ्रेंड्स धावक हैं ये ब्लेड धावक के रूप में जानी जाती है। भारत की पहली महिला है किरण कनौजिया, जिसे ब्लेड धावक के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स ये जो ब्लेड रनर होते हैं फ्रेंड्स, ये एक दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो ब्लेड रनर के नाम से महत्वपूर्ण थे, जिनका नाम था पिस्टोरिया। क्या थे? पिस्टोरिया उनके नाम थे। वो अपने गर्लफ्रेंड जो है उनकी हत्या के आरोप में उसको मतलब सजा हो गया था, लेकिन वो जो थे फ्रेंड्स पिस्टोरिया, जो कि ब्लेड रनर के रूप में जाने जाते पूरे वर्ल्ड में, जो कि फ्रेंड्स ब्लेड रनर नहीं देखा फ्रेंड्स आप लोग, कहीं पे आप लोग देखे होंगे कि जिसका पैर नहीं होता, विकलांग होता है, उनको ना एक तरफ ब्लेड की तरह लगाया जाता पैर में ताकि उससे वो दौड़ सके, चल सके, तो वही होता ब्लेड। तो वही ब्लेड रनर से मशहूर ये पिस्टोरियस ये दक्षिण अफ्रीका के विकलांग खिलाड़ी थे, एकमात्र वर्ल्ड की जिन्होंने लंदन ओलंपिक में ये 1600 मीटर की दौड़ में सेमीफाइनल तक पहुंचा था, जो कि अपना नाम रिकॉर्ड कर लिया था फ्रेंड्स। ये पिस्टोरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो ब्लेड रनर के रूप में जाने जाते थे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भारत की पहली महिला ब्लेड धावक, तो ये किरण कनौजिया बने। तो फ्रेंड्स ये देखिए पिक में आपको यही है किरण कनौजिया, जो कि भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में जानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हम आप लोग को बता दिया, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों में डॉट डॉट भाषा का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स उपनिषद में किसका प्रयोग हुआ है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, उसका प्राकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोगों को पता ही होगा उपनिषद में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। किस भाषा का प्रयोग हुआ था फ्रेंड्स? संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। आप लोगों को बता दें हम कि उपनिषद जो है उसका अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, या गुरु के पास जो शिष्य को निष्ठापूर्वक, उसका ही अर्थ होता है उपनिषद का अर्थ है। और उपनिषद का संख्या कितना आप लोग को पता है? नहीं बता रहा, हम बता दे रहे, 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। और इसे संस्कृत भाषा में प्रयोग हुआ। उपनिषद में किस भाषा का प्रयोग? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट 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 में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं। किसमें फ्रेंड्स पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं? ऑप्शन में आपको दिया है जिम्नोस्पर्म, कवक, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स ऊतकों का अध्ययन कहलाते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहलाते हैं? हिस्टोलॉजी। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और उसके अलावा जो कवक है फ्रेंड्स उसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। दोनों को याद रखिएगा। और शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है फ्रेंड्स? लाइकेन बनता। क्या फ्रेंड्स? लाइकेन। तो शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को लाइकेन कहा जाता है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है कि लाइकेन किसका सूचक होता है? तो फ्रेंड्स लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछले कई एग्जाम में पूछा है कि लाइकेन किसका सूचक होता है? तो ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है, एयर पोल्यूशन का। उसके बाद ये शैवाल और कवक के बीच की कड़ी कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और इसके बाद हम अभी क्या बताए थे? उत्तक। तो उत्तक का अध्ययन क्या बताए थे फ्रेंड्स आपको? तो उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया बागवानी, उसको हम दलहन कहेंगे, दलहन के रूप में जाने जाते हैं, या धान के या मोटे अनाज के रूप में। तो ये ज्वार, बाजरा हुआ, ये सारे को हम मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं, जो कि आप लोग को ही पता होगा। और इसमें जो ज्वार और बाजरा ये अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? भारत में। तो मोटे अनाज का उत्पादन अधिक राजस्थान में होता होगा। और ज्वार बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन भारत के राजस्थान राज्य में ही होता है। और जायद फसल में जिस तरह जायद फसल होते हैं उसमें हो गया आपको राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये सभी जायद फसल के अंतर्गत आएंगे। और ये ज्वार और बाजरा ये कौन फसल है? रबी या खरी? तो फ्रेंड्स ये खरीफ फसल है। ज्वार और बाजरा खरीफ फसल है और इसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक राजस्थान राज्य में होता है। और ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि वायु की प्रकृति के अनुसार डॉट डॉट पदार्थ का एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो फ्रेंड्स वायु की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार इस ऑप्शन में कौन सा जो पदार्थ है एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? ऑप्शन में आपको दिया तरल, ठोस, अर्धठोस, प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्लाज्मा। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ जो है एक विशेष रंग के साथ चमकता है। और रक्त के जो तरल भाग होते हैं उसे हम प्लाज्मा कहते हैं।
और प्लाज्मा में जल 90% जल होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे, हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।